जो ये सारे वॉर्स वगैरह होते हैं और इससे हम लोग कॉमन आदमी की जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है कि ईएमआई बढ़ती है या घटती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स सारे जुड़े हुए होते हैं। अभी रशिया यूक्रेन में वॉर हो रही है या ईरान और इसराइल की वॉर होती है, तो हमारे इंटरेस्ट रेट जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये पूरी साइकिल जुड़ती कैसे आपस में, ये थोड़ा समझाएंगे? देखिए, जो इंटरेस्ट रेट है किसी कंट्री में, वो इस बात पे निर्भर करता है कि महंगाई की दर क्या है। बिल्कुल। जैसे रिजर्व बैंक है, तो उनका मैंडेट है कि भाई 4% से ज्यादा महंगाई दर नहीं होनी चाहिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो रिजर्व बैंक का हमेशा प्रयास ये रहेगा कि महंगाई दर उस लिमिट में रहे। ये उनका मैंडेट है, मॉनेटरी पॉलिसी का मैंडेट। अब मान लीजिए जब वो ये निर्णय लेते हैं तो महंगाई दर कैसे बढ़ती है, वो डिमांड सप्लाई। अब मान लीजिए, छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम सारी एनर्जी के लिए वर्ल्ड पे निर्भर करते हैं। ऑयल इंपोर्ट होता है। ऑयल इंपोर्ट होता है, लड़ाई हुई, अब ऑयल का दाम बढ़ गया। जब ऑयल का दाम बढ़ेगा तो इंडिया में दाम बढ़ेगा, इंडिया में ऑयल का दाम बढ़ेगा तो आपका ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो। हर चीज महंगी हो गई। बिल्कुल। तो ये पॉइंटर है कि तो क्योंकि महंगाई बढ़ने वाली है या बढ़ी, तो रिजर्व बैंक जो है उस समय इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का निर्णय जैसा। लेकिन जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आता है कि ग्रोथ स्लो डाउन हो जाता है। तो ये बड़ा बैलेंसिंग टास्क रिजर्व बैंक के लिए होता है। तो जो महंगाई होती है किसी भी कंट्री में, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं और उन सारे फैक्टर्स का असेसमेंट करके आप इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन करते हैं, महंगाई दर का। और उसके बाद फिर आप जो है डिसाइड कर दे कि भाई चलो थोड़ी महंगाई है लेकिन हमें ग्रोथ ज़्यादा चाहिए, तो थोड़ा इंटरेस्ट रेट हमने कम कर देते हैं। लगा कि भाई महंगाई तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो फिर ग्रोथ तो बाद में देखा जाएगा, पहले महंगाई कम करो। महंगाई को कंट्रोल। महंगाई अगर दर बढ़ती है तो हर आदमी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। आपकी इनकम पे इनडायरेक्ट टैक्स है महंगाई। बिल्कुल। एक तरह का टैक्स ही है ना, अगर महंगाई बढ़ गई तो हाँ, आपकी परचेसिंग पावर तो कम हो गई ना। बिल्कुल। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाई जाती है उसमें नेशनल और इंटरनेशनल, आप अगर कभी भी मॉनेटरी पॉलिसी का स्टेटमेंट रिजर्व बैंक का देखेंगे तो उसमें डोमेस्टिक सिनेरियो क्या है, ग्लोबल सिनेरियो क्या है, दोनों की बात करी जाती है। और आज की तारीख में कोई देश ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि अरे ग्लोब में कुछ भी होता रहे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ऐसा आप कह ही नहीं सकते। यू आर सो मच कनेक्टेड। तो आप कैसे कह सकते हो, इंडिया कैसे कह सकता है कि मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो रही है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क है ना, हमारा ऑयल का दाम क्या होगा, तो वो तो हमारा मेजर इम्पोर्ट है, तो फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। तो सर ये एक एक चीज मुझे ऑब्जर्व होती है, आप बताना कितनी सही है कितनी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो एफडीज की दरें जैसे पहले बढ़ जाती थी उस तरह से एफडी पे इंटरेस्ट रेट अब नहीं बढ़ता, लेकिन लोन अगर आपने लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट रेट बिल्कुल 2 दिन के अंदर जो है आपकी ईएमआई बढ़ जाती है। ये चीज सही है या ये बस एज अ कंज्यूमर लगती है हमें? देखिए, इसके लिए भी समझना पड़ेगा, अगर हाउसिंग लोन जो वर्ल्ड वाइड होते हैं उसमें वेरिएबल रेट कम होता है, 5 साल 3 साल 2 साल तक का फिक्स रेट होता है। क्योंकि अगर जैसा आपने कहा कि कस्टमर को अगर हाउसिंग लोन आप रेपो रेट से लिंक कर दें, रेपो रेट जो है एक इंडिकेटर होता है वेरिएबल, और जिस रेट पे रिजर्व बैंक और बाकी बैंक्स आपस में लेन देन करते हैं। हमेशा मेरा अपना विश्वास है कि रिटेल लोन चाहे हाउसिंग हो, एजुकेशन हो, कार हो, वो फिक्स रेट पे होने चाहिए। अब उसका क्या होता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो कस्टमर शोर मचाता है कि मेरी ईएमआई कम नहीं हुई, और जब बढ़ता है तो परेशानी होती है। हाँ, तब भी शोर मचाता है। तो वैसे रिस्क अगर मैनेज करना है तो कस्टमर को, रिटेल कस्टमर को आप इंटरेस्ट रेट रिस्क से एक्सपोज नहीं करना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा है। फिक्स रेट होना चाहिए। तो भाई 3 4 5 साल में जो है अपना, आपकी 5 साल तो स्टडी है ना, फिर वो रीप्राइस हो जाएगा लोन उस समय का जो।
लेकिन इन इट्स विजडम रिजर्व बैंक ने कहा नहीं, क्योंकि उस समय इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे थे, तो रिजर्व बैंक ने कहा भाई इन्हें तो फायदा हो नहीं रहा, जिन्होंने हाउसिंग लोन फेज, तो आप जो है उससे लिंक करिए रेपो रेट लिंक, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट रेट कम आएगा तो ईएमआई कम होगी, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो आपकी ईएमआई बढ़ गई, बहुत लोगों की पहुंच के बाहर हो गई। पहुंच के बाहर हो गई। तो ये एक दोबारा मैं फिर एडवोकेसी मेरी इस बारे में ये है कि रिटेल कस्टमर के लिए फिक्स्ड रेट लोन ही होना चाहिए। जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, जो इंटरेस्ट रेट का रिस्क ले सकते हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन जो सैलरीड क्लास है, लिमिटेड मींस वाली क्लास है, उसको वेरिएबल इंटरेस्ट रेट के चक्कर में नहीं जाना चाहिए। इंटरेस्ट रेट का कोई भरोसा नहीं है, आज कम है कल ज्यादा है। आप अपनी क्षमता अनुसार उस समय का जो इंटरेस्ट रेट है, कम से कम 3 4 5 साल की आप शांति कर लीजिए कि मेरी इतनी ईएमआई जाएगी और इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, 5 साल बाद फिर देखेंगे, 3 साल बाद फिर देखेंगे। तो ये पॉलिसी मेरे हिसाब से रिटेल के लिए उचित नहीं है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो आपको फायदा जरूर नजर आता है, वो तो गनीमत है, फिर भी आपका 8-9% ठीक है। अभी तो किसी किसी कंट्री में तो 20% इंटरेस्ट रेट है। बिल्कुल, अगर खुदा खास्ता ये 20% हो जाए तो कितने लोगों का जो है हालत खराब, बैंक्रप्सी हो जाएगी, बहुत बैंक्रप्सी हो जाएगी। तो इस तरह का सोचने की बात है कि अपने जो रिटेल कस्टमर्स हैं, क्या उनको इस तरह का रिस्क लेना चाहिए या उसको लेने के लिए बाध्य करना चाहिए। सर, जो कॉर्पोरेट बोरोइंग भी होती है उसमें भी इंटरेस्ट रेट वेरिएबिलिटी जो है वो पिछले 5-6 साल में बहुत ज़्यादा हो गई है। ये जितनी तेज़ी से इंटरेस्ट रेट्स मूव करे हैं, इतनी तेज़ी से इंटरेस्ट रेट बढ़े तो हैं हिस्टोरिकली, इससे ज़्यादा भी रहे हैं, लेकिन इतनी तेज़ी से शिफ्ट इंटरेस्ट रेट्स में नहीं आता दिखा है। तो क्या ये कहीं ना कहीं बैंक्स का भी रिस्क बढ़ा देता है, इतनी तेज़ जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं? नहीं, देखिए बैंक का तो एक जो पॉलिसीज होती हैं, तो बैंक इंटरेस्ट रेट का रिस्क अपनी बुक में नहीं ले रहा है। एसेट लाइबिलिटी जो है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। पर एनपीए का तो रिस्क है ना। अब नहीं, एनपीए का तो रिस्क है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आएगा। इम्पैक्ट कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे आएगा तो संभावना है कि आपका जो है डिफॉल्ट होगा, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जो बैंक है उसके एक रिस्क की लिमिट्स होती हैं। अगर अब मैं बोरो कर रहा हूँ 6% और लोन दे रहा हूँ मैं 9%, तो अगर मुझे मान लीजिए 2 साल का पैसा बैंक को 6% पे मिल रहा है, तो बैंक ये कोशिश करेगा कि 2 साल का ही लोन जो है 8% पे दे दिया जाए। ये मैचिंग कहलाती है। तो ये मैच करना पड़ता है, और उसकी जो है ना 100% तो मैच नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बैंक की अर्निंग पे क्या इम्पैक्ट आएगा, और अगर घटेगा तो बैंक की अर्निंग पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो उसकी एक लिमिट जो है वो बैंक्स डिफाइन करके रखते हैं। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया या वाइस वर्सा। तो ये एक रिस्क मैनेजमेंट बैंक करता है अपनी बुक्स में, ऐसा ओपन एंडेड रिस्क नहीं होते हैं।